डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 में कुछ आनुवंशिक शब्दावली के बारे में समझेंगे। यानी कि कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ ऐसे शब्द जो हम आगे मेंडल के नियमों में पढ़ेंगे। तो हमें पहले उन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए कि मेंडल ने जो तकनीक काम में ली थी, जो शब्द काम में लिए थे, उनका मतलब क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हमें समझना है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है जीन के बारे में, कि जीन क्या है। आपने भी नाम सुना होगा जीन के बारे में। देखिए, जैसे हम हमारे शरीर की बात करें, मनुष्य का जो शरीर है, मैं यहाँ एक रफली चित्र बना रहा हूँ कि ये कोई मनुष्य है, कोई इंसान है। इसके हाथ पैर या शरीर के किसी भी अंग से अपने कोई एक कोशिका, जैसे मान लीजिए इस हाथ से ये एक कोशिका निकाल ली, है ना। सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर, चाहे वो हाथ से ले लो, चाहे पैर की कोशिका ले लो, कहीं से भी कोशिका ले लो, ये जो कोशिकाएं हैं जो कायिक भाग में पाई जाती हैं, यानी कि हाथ पैर सिर वगैरह, है ना, अंगुलियों में, ये कायिक कोशिकाएं हैं। तो इन कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। गुणसूत्र कहाँ होते हैं? प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, और केंद्र के अंदर इस प्रकार से 46 गुणसूत्र, मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र है ना। ये दूसरा गुणसूत्र है, इसे ये तीसरा गुणसूत्र है ना। इस प्रकार से गुणसूत्र होते हैं। ये 46 गुणसूत्र ऐसे पाए जाते हैं। कायिक कोशिका में 46 होते हैं। लेकिन जो जनन अंग है, अपन ने दूसरे पाठ में पढ़ा था, जो जनन कोशिकाएं हैं, जनन अंग होता है, उनके अंदर असूत्री विभाजन होने से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि 23 होती है गुणसूत्र उनके अंदर। जनन कोशिकाओं में 23 और कायिक कोशिकाओं में 46। उसी प्रकार से पौधों के अंदर भी जो पुष्प होता है, पुष्प भाग जो है वो जनन अंग है। पौधे की जैसे पत्तियां हैं, है ना, नीचे जड़ है, तना है, शाखाएं हैं, वो तो कायिक भाग है। ठीक। और पुष्प जो है वो जनन अंग है। तो जनन अंग के अंदर जो युग्मक बनेंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे जीन की। जो गुणसूत्र हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस गुणसूत्र को बाहर निकाल लिया कोशिका से, और ये बटा करके इसे दिखा दिया आपको, ये गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र के ऊपर रेखिक क्रम में जीन पाए जाते हैं। यानी कि जो गुणसूत्र है, जैसे मैं बना रहा हूं, इस गुणसूत्र पे क्या होता है? डीएनए लिपटा होता है, ऐसे डीएनए, है ना, ऐसे लिपटा होता है डीएनए। और ये जो डीएनए है, जैसे मैंने इस डीएनए को उधेड़ लिया, तो ये डीएनए की संरचना ऐसी होती है। तो इस डीएनए में यहां से लेकर के यहां तक एक जीन होता है। दूसरा इस डीएनए का टुकड़ा, ये दूसरा जीन है ना। फिर ये डीएनए का आगे का भाग जो है, यहाँ पर ये तीसरा जीन है। ये जीन कहलाते हैं। यानी कि डीएनए का टुकड़ा बोल दीजिए, या गुणसूत्र का भाग, क्योंकि गुणसूत्र में ही क्या होता है? गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए होता है। ठीक है। तो यहां जीन की परिभाषा यह है कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया ये कोई जीन है, डीएनए का टुकड़ा, ये एक जीन है, ये एक लक्षण का नियंत्रण करता है। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उस पौधे के अंदर जो पत्ती का आकार है उसका नियंत्रण ये जीन कर रहा है। दूसरा जीन अलग लक्षण का नियंत्रण करेगा। ठीक है। ये पत्ती की आकृति को नियंत्रित करेगा, ये पत्ती के आकार को कर रहा था, ये पत्ती की आकृति को। जैसे मान लीजिए तीसरा जीन है, ये पुष्प के रंग को नियंत्रित करता है। अगला जो जीन है वो फल की आकृति को नियंत्रित करता है। उसके उससे अगला जीन जो है वो मान लीजिए उसे फल के स्वाद को, टेस्ट को नियंत्रित करता है। तो ये सब जो जीन है वो अलग अलग लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो गुणसूत्र है, मान लीजिए यहाँ कोई जीन है, वो हमारे बालों की आकृति को नियंत्रित करता है कि बाल सीधे होंगे या घुंघराले होंगे। ठीक है। हमारी जैसे ये जीन है यहाँ पर कोई, ये हमारी आंखों के रंग को नियंत्रित करता है, आंखों का रंग काला होगा या भूरा होगा। ठीक। मेरे कहने का मतलब ये है कि जीन जो होते हैं वो आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई है। जीन को क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई। सबसे छोटी जो इकाई जो जिसे कहते हैं वो जीन है। ठीक। जीन कहाँ है? जीन होते हैं डीएनए का टुकड़ा। डीएनए कहाँ होता है? डीएनए होता है गुणसूत्र में। गुणसूत्र कहाँ होता है? केंद्रक में। केंद्रक यानी कि कोशिका में, और कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर है। अब देखिएगा, मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द
जीन की खोज बाद में हुई थी, जीन का पता बाद में चला था, और मेंडल ने तो 1865 में 1866 के अंदर ही प्रयोग कर लिए थे, तो उसमें जीन की खोज नहीं हुई थी। तो मेंडल ने उस समय यह बताया कि कोई ना कोई ऐसा कारक है, कोई ऐसी चीज है जो लक्षणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, मेंडल ने जरूर बता दिया था कि कोई ना कोई एक ऐसा कारक, ऐसी चीज है शरीर के अंदर, पौधों के शरीर में या जंतुओं के शरीर में, जो लक्षणों को नियंत्रित करता है, और मेंडल ने उसे ही कारक कहा था। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है कि जीन जो शब्द है वो किसने दिया। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोहानसन ने जीन शब्द दिया था, जैसे जोहानसन और जैसे जीन, याद कर लो, अपने अपने ट्रिक होती हैं याद करने के लिए। जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन ने दिया। मेंडल ने क्या शब्द काम में लिया था? कारक शब्द काम में लिया था। जीन और कारक एक ही चीज है, क्या काम करते हैं? लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। जो हमारे शरीर में जो लक्षण है, जैसे हमारे हाथ पैर अंगुलियां, हमारी त्वचा का रंग है ना, हमारी आवाज, तो ये सारे लक्षण है हमारे, हमारी हाइट, ये लक्षण है। तो ये लक्षणों का नियंत्रण जीन करते हैं। चलिए, पहला अपन ने जो है डेफिनेशन परिभाषा को समझा। दूसरा है युग्म विकल्पी। देखो नाम क्या है, युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, ठीक है ना। और विकल्प का मतलब ऑप्शन। युग्म विकल्पी का एक नाम और है एलील। देखिए नाम याद कीजिएगा, एलील। कई बार ये एलील नाम ऐसे हिंदी में भी आता है, ए ली और लै। एलील किसे कहते हैं या एलील क्या है? तब आप सोचोगे कि पूरी किताब हमने पढ़ ली, एलील का ये शब्द मिलना ही नहीं था हमें। यो युग्म विकल्पी है, इसी का अंग्रेजी में इसको एलील भी कहते हैं। तो ये एलील के नाम से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद करना है। तो देखो समझो, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे कल अपन ने बात की थी वीडियो में कि जैसे मान लीजिए विपर्यासी लक्षण का मतलब क्या है? विपर्यासी लक्षण का मतलब एक लक्षण प्रभावी वाला, दूसरा अप्रभावी वाला। जैसे पौधे की ऊंचाई, ये तो लक्षण है, पौधे की ऊंचाई तो क्या हो गया? लक्षण। अब उसके अंदर पौधा लंबा भी हो सकता है, पौधा बौना भी हो सकता है, तो इसके दो हो गए ना रूप। ठीक है, ऊंचाई वाले लक्षण के दो रूप हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, तो उसे अपन विपर्यासी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये दो विपर्यासी जो लक्षणों के जो रूप हैं, उन्हें अपन यहां क्या कहेंगे? एलील। यानी कि जीन के दो विपर्यासी स्वरूप को ही युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी हैं, एक तो टी, कैपिटल टी यानी कि टाल माने लंबा, और इसको स्मॉल टी कर देंगे तो ये बोना। कैपिटल टी का मतलब जहां भी कैपिटल टी आएगा लिखा हुआ, उसका मतलब लंबे पौधे की लंबाई की बात कर रहा है। स्मॉल टी यानी कि बोना, बोना पौधा है। क्लियर? अब आगे देखिए, बात करते हैं अपन समयुग्मजी। सम का मतलब समान, यानी कि दोनों युग्म विकल्पी अगर एक जैसे हैं, समान है, जीन, दोनों जीन एक समान है, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों के दोनों युग्म विकल्पी एक समान है, उसे समयुग्मजी कहेंगे। जैसे कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। कहाँ है? अभी अपन ने बताया था, ये जैसे मान लीजिए गुणसूत्र है, और गुणसूत्र के ऊपर ये जीन है ना, गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, ये दूसरा जोड़ा हो गया इसका, ठीक, ये एक जोड़ी गुणसूत्र हो गया, तो ये एक जीन, ये इसके ऊपर, क्योंकि जैसे हमारी अपन बात करें, मनुष्य में 46 गुणसूत्र है ना, तो 23 कहां से आए हैं? 23 माता से आए हैं, और 23 कहां से आए हैं? 23 पिता से आए हैं अपने शरीर के अंदर। 23 और 23 40 हो गए ना। तो जैसे ये माता से आया था गुणसूत्र, ये पिता से आया था, पहला जोड़ा हो गया। ये दूसरा जोड़ा इसी प्रकार से, है ना, ये दूसरा जोड़ा हो गया, और ये लास्ट में ये 23वां जोड़ा हो गया। कौन सा? 23वां जोड़ा, है ना। तीसरा, चौथा, पांचवा, 45 और 46 गुणसूत्र होते हैं वैसे, उसमें अपने यहाँ पर 23वां जो सेट है, जोड़ा है। तो प्रत्येक गुणसूत्र पे अलग अलग जीन होते हैं, यहाँ इसमें जीन है, यहाँ ये जीन है, यहाँ पर भी इसमें जीन है। तो मैं बात कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक अपना पिता से अपने गुणसूत्र आया है अपने शरीर में, एक माता के शरीर से आया है, तो यहाँ पर ये दोनों जो जीन है, मान लीजिए ये ही कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है, तो दोनों कैपिटल टी है, तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल टी समयुग्मजीय अवस्था में। या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों स्मॉल टी भी हो सकते हैं, तो उस समय क्या कहलाएगा? समयुग्मजीय अवस्था में। क्लियर? यानी कि दोनों जीन एक समान होते हैं तो वो समयुग्मजीय कहलाएगा। लेकिन विषम युग्मजीय, विषम का मतलब अलग अलग प्रकार का, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों जीन
दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषम युग्म, जैसे एक कैपिटल एक स्मॉल, ऐसा हो सकता है कि ये जीन जो है ये कैपिटल टी वाला हो सकता है और ये जीन स्मॉल टी वाला हो सकता है, तो इस कंडीशन को कहेंगे विषम युग्मजी। यानी कि एक प्रभावी जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी अप्रभावी जीन, वो कंडीशन कहलाती है विषम युग्मजी। ठीक है, क्लियर। चलिए अपना आगे चलते हैं। फिर ये दोनों परिभाषाएं साथ में आती हैं, समयुग्मजी और विषम युग्मजी को समझाइए, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर अगली जो दो परिभाषाएं ये भी साथ में आएंगी, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। देखिए जहां मैं आपको ये बताऊं कि इंग्लिश के शब्द आपको याद करने, वो यहाँ वहां आप बिल्कुल ध्यान रखना। लक्षण प्ररूप को अंग्रेजी में बोलते हैं फिनोटाइप, ये फिनोटाइप आपको नाम याद रखना है। और जीन प्ररूप को बोलते हैं जीनोटाइप, ये जीनोटाइप भी नाम आपको याद रखना है। देखो नाम ही क्या, लक्षण प्ररूप, बाहर से किसी भी जंतु या किसी पौधे को देखें अपन और ये बता दे, जैसे मान लीजिए दो आदमी पास पास में खड़े हैं कि एक व्यक्ति ये है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति ये है, तो यहां पर ये आदमी जो है ये हाइट इसकी ज्यादा है, लंबा है, और ये आदमी कैसा है, बोना है, इसकी हाइट कम है। ठीक, तो बाहर से देख के अपन ये बता दें कि ये लंबा है और ये बोना है, वो तो कहलाएगा लक्षण प्ररूप। ठीक, और अपन जीन दे करके बताएं, जैसे मान लीजिए यहां पर इसके अंदर इसकी कोशिकाओं में ये जीन, लंबाई वाला ये जीन भी हो सकता है, और ये एक कैपिटल एक स्मॉल वाला जीन ये भी हो सकता है। इस व्यक्ति के अंदर ये जीन कैपिटल टी वाला और एक कैपिटल एक स्मॉल टी वाला ये भी हो सकता है, यानी कि समयुग्मजी अवस्था में भी हो सकता है, विषम युग्मजी में, दोनों ही अवस्था में ये व्यक्ति लंबा ही होगा। क्यों? क्योंकि लंबाई वाला जो जीन है कैपिटल टी, ये प्रभावी होता है, दोनों प्रभावी है, तो व्यक्ति लंबा होगा। या पौधे की बात करें तो पौधा लंबा होगा। ठीक है, अगर एक प्रभावी है दूसरा अप्रभावी है तो भी पौधा लंबा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल टी वाला प्रभावी जीन है ये अप्रभावी के लक्षणों को दबा देता है, उनको प्रकट नहीं होने देगा। लंबाई वाला जीन प्रकट होगा, लंबाई वाला जीन काम करेगा, अप्रभावी वाला जीन काम नहीं करेगा, तो वहां पर पौधा लंबा होगा। ठीक, तो अपन कहने का मतलब ये है कि किसी सजीव की बाह्य प्रतीति यानी कि बाहर से देखने पर अपन ये बता दें कि कैसा लक्षण है उसका, उसे लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी अवस्था में, ठीक है, या लंबा पौधा है, ठीक, विषम युग्मजी अवस्था में, इस अवस्था में हो सकता है। जीन प्ररूप में क्या, अपन जीन दे करके बताएंगे, किसी सजीव की अनुवंशिक रचना को जीन प्ररूप कहते हैं। जैसे शुद्ध या समयुग्मजी लंबा, ये शुद्ध लंबा भी कहलाएगा, और समयुग्मजी यानी कि दोनों समान है, ठीक है, या अशुद्ध या विषम युग्मजी, ये कंडीशन। पौधा कैसा है, पौधा है तो लंबा ही, ये भी लंबा ही है और ये भी लंबा ही है, दोनों टी और टी पौधा लंबा, और दोनों टी और टी पौधा लंबा, परंतु ये समयुग्मजी अवस्था है और ये विषम युग्मजी अवस्था है, दोनों जीन विषम अलग अलग है, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो ये विषम युग्मजी हो गया, और यहाँ दोनों कैपिटल है तो ये समयुग्मजी हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन जीन को देकर के बता दें कि यानी कि पौधा तो लंबा ही होना है, ठीक है, लेकिन जीन अलग अलग हो सकते हैं, ये कंडीशन वाला पौधा भी लंबा होगा और ये स्थिति वाला जीन से भी पौधा लंबा ही होगा। तो जीन प्ररूप का मतलब जीन की रचना, अनुवंशिक रचना देख करके अपन ये बताएं कि पौधा कैसा होगा, जीव कैसा होगा, उसे जीन प्ररूप कहते हैं। अब फिर दो परिभाषाएं एक साथ चलेंगी, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। जैसा कि अपन ने ऊपर टेबल देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, उस टेबल में देखिएगा ये प्रभावी लक्षण है, लंबा कक्षीय है ना, स्थिति फूल की, फूली हुई फली, हरा उसका रंग है फली का, है ना, बैंगनी कलर का पुष्प है, ये अप्रभावी है। अगर पौधा बोना तो अप्रभावी लक्षण है उसका। पुष्प की स्थिति अग्रस्त है तो अप्रभावी है ना। फली जो है वो सिकुड़ी हुई है, संकीर्णित है तो अप्रभावी है। फली का रंग यदि पीला है तो अप्रभावी है। तो हमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण याद करने पड़ेंगे। तो पहले यहाँ बात की जा रही है प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, यानी कि वह लक्षण जो F1PD का मतलब प्रथम पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी किसे कहेंगे, जो जनक है, माता पिता है, उनकी जो पहली संतान होती है, ठीक है ना, प्रथम पीढ़ी उसे कहते हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं तो वो तो जनक हो गए, और हम क्या है, प्रथम पीढ़ी, और हमारे आगे जो और संतानें होंगी वो क्या कहलाएंगी, दूसरी पीढ़ी, यानी कि F2PD कहलाएंगी। तो प्रथम पीढ़ी में आप वह लक्षण जो F1PD में अपने आप को अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। क्यों होगा? क्योंकि उनके पास में जब जीन प्रभावी होता है तो वो
अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देगा। प्रभावी लक्षण प्रकट तभी होते हैं जब उसके पास में प्रभावी जीन है, जैसे कैपिटल टी वाला जीन है ना, वो स्मॉल टी वाले के लक्षणों को प्रकट नहीं होने देगा, बोने लक्षणों को प्रकट नहीं होने देगा। कौन? ये प्रभावी वाला जीन। क्लियर? अप्रभावी किसे कहते हैं? वह लक्षण जो एफ1पीडी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, जैसे ये स्मॉल टी वाला है जीन इसके साथ में है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ साथ हैं, परंतु ये स्मॉल टी वाला जो जीन है ये अपने लक्षणों को प्रकट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसके पास में कैपिटल टी वाला जो जीन है ये इसके साथ उपस्थित है। जब तक ये साथ में रहेगा, इसके पास में रहेगा, ये स्मॉल टी वाला अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाएगा। प्रभावी जीन अप्रभावी जीन के लक्षणों को प्रकट नहीं होने देता है। फिर अपन पढ़ेंगे आगे, एक साथ आ रही है 4 परिभाषाएं, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। देखिए संकरण कहते हैं क्रॉस करवाने को। क्रॉस का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पौधों की बात कर रहे हैं कि अपने पास मटर का एक पौधा है, ये है ना, कोई एक मटर का एक पौधा अपने पास, कोई ए पौधा ये है, दूसरा बी पौधा है। तो इस मटर के पौधे के जो फूल है, पुष्प है, मैं यहाँ चित्र बना रहा हूँ, है ना, पुष्प का ये स्त्री केसर हो गया, ये पुंकेसर हो गया। इसी पुष्प के अंदर क्या, दूसरे वाले के अंदर भी स्त्री केसर ये इस प्रकार से, और ये पुंकेसर हो गए। तो अपन क्या करेंगे, यानी कि ए पौधा है उसका क्रॉस, ये क्रॉस का निशान ऐसे लगाएंगे अपन, यानी कि बी वाले पौधे के साथ करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसके परागकण जो है, ए वाला जो पौधा है उसके फूलों के परागकण, ये जो परागकोश में परागकण बनेंगे, इनका छिड़काव मैंने बी वाले पौधे की स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे यहां कर दिया। ठीक है, तो ये ए वाले पौधे का अपने क्या किया, बी वाले के साथ में क्रॉस किया। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके जो परागकण है इस पौधे के बी वाले के, उनको ए वाले पौधे की स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे गिरा दीजिएगा। ठीक है, तो ये ए वाले के बी वाले के साथ में क्रॉस कहलाता है। जब हम एक लक्षण लें, जैसे पौधे का अपन एक लक्षण ले लें कि पौधे की लंबाई की बात करेंगे, तो उसे अपन एक संकर संकरण करेंगे, कहेंगे। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, केवल पौधे की लंबाई, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम पौधे की लंबाई का अध्ययन करेंगे, बाकी लक्षणों को अपन नहीं देखेंगे। ठीक है, तो वो कहलाता एक संकर संकरण। जैसे मान लीजिए ये लंबा पौधा और इसका मैंने क्रॉस करवाया ये बोने पौधे के साथ में, एक लक्षण है लंबाई वाला और ये बोना वाला, तो लक्षण क्या है, लंबापन, तो ये क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण। द्विसंकर संकरण का मतलब है वह संकरण जिसमें दो लक्षणों, नाम ही क्या, द्वि, द्वि यानी कि दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे। जैसे पौधा लंबा भी है ना, कैपिटल टी, और उसके बीज गोल है, गोल को बोलते हैं राउंड, राउंड मानी ROUND, राउंड मानी गोल। तो दो लक्षण ले लिए। दूसरा पौधा कैसा है, पौधा बोना है और उसके बीज हैं स्मॉल आर झुर्रीदार, यानी कि गोल बीज तो ऐसे हैं और झुर्रीदार बीज ऐसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े, है ना, झुर्रीदार बीज। तो दो लक्षण ले लिए ना अपन ने, यानी कि लंबाई वाला भी और बीज की आकृति वाला भी। तो दो लक्षण साथ में लेते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो यानी कि एक होता है, मोनो मतलब एक, मोनो हाइब्रिड। ठीक है, अब वैसे ही आगे क्या कहेगा, त्रिसंकर संकरण, यानी कि 3 लक्षण ले ले। क्लियर? जैसे अपन यहां दो लिए कि पौधा लंबा भी है, पौधे के बीज गोल भी है और उसके पीले रंग के ये बीज बना दिए मैंने। उसी प्रकार से यहाँ पर पौधा बोना हो गया, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आई। तो 3 लक्षण ले लिए एक साथ, 3 लक्षणों वाले पौधों के बीच में अपन क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसे अपन कहेंगे त्रिसंकर संकरण। और अंतिम है बहुसंकर संकरण। बहु मतलब बहुत सारे लक्षण ले लिए एक साथ, 4 लक्षण, 5 लक्षण, है ना, तो वह क्या कहलाएगा, बहुसंकर संकरण। अपने यहाँ इस पाठ के अंदर एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण ये दो चलेंगे, है ना। मेंडल के अपन आगे नियम पढ़ेंगे तो उसमें तुमको ये दोनों याद रखने हैं, वहां ये काम में आएंगे, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। कैसे, देखो मैं यही क्लियर कर देता हूं आपके। एक संकर संकरण, ये मेंडल के जो 3 नियम यहां दे रखे हैं, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्रभाविता का जो नियम है और जो पृथक्करण का नियम है, ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित हैं। किस पर? इन दोनों नियमों में मेंडल ने क्या किया था, एक लक्षण ही काम में लिया था, एक लक्षण की वंशागति का ही अध्ययन किया था। लेकिन जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपवन का नियम, यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। सीधा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर कि मेंडल का जो स्वतंत्र अपवन का नियम है, मेंडल के 3 नियम है, उसमें तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अपवन का नियम, वो कौन से संकरण पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। जबकि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है एक संकर संकरण पर आधारित है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से, ठीक है।
चलिए फिर अपन बात करते हैं आगे, परीक्षण संकरण, और एक आगे आएगा अपना संकर पूर्वज या पश्च संकरण, जिसे इंग्लिश में बैकक्रॉस कहते हैं। देखो वास्तव में क्या है, बैकक्रॉस जो है ये दो प्रकार का है, ठीक है। इस बैकक्रॉस का प्रकार ही यहाँ ये टेस्ट क्रॉस है, परीक्षण संकरण है। परीक्षण का मतलब टेस्ट करना, टेस्ट करना यानी कि परीक्षण है, हिंदी में उसको परीक्षण बोलते हैं टेस्ट को। और बैक का मतलब क्या होता है, पीछे, बैक का मतलब पीछे यानी कि पूर्वज, ठीक। तो देखो इसको समझने के लिए यहाँ अपने इसको आगे दोबारा देख लेते हैं एक बार। अपन मैं अगला पेज निकाल रहा हूं आपका, यहाँ ये मिल गया आपको बैक क्रॉस, दोबारा देखो मिल गया। इसी प्रकार से आगे मिलेगा आपको टेस्ट क्रॉस दोबारा। तो हम यहाँ इसको यहाँ समझेंगे, ठीक। जो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बैक क्रॉस दो प्रकार का होता है। अब बैक क्रॉस को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो अगर आप समझोगे तभी आपके बैक क्रॉस समझ में आएगा। बैक क्रॉस के दो प्रकार है, आउट क्रॉस और दूसरा टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। बैक क्रॉस के दो प्रकार हैं, ये जो बैक क्रॉस है इसके दो प्रकार है, बाह्य संकरण और दूसरा परीक्षण संकरण। तो पहले चलो अपन समझते हैं। मैं यहां, ये कोई एक पौधा है अपने पास, लंबा पौधा है, ठीक। दूसरा बोना पौधा है, मटर के पौधे की बात हो रही है। एक पौधा खूब लंबा है, उसकी लंबाई ज्यादा है, दूसरा मटर का बोना पौधा है। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, क्या करवाया, क्रॉस करवाया, यानी कि इसके फूल के परागकणों को अपने इसके फूल के ऊपर छिड़क दिया, स्त्री केसर के ऊपर छिड़काव कर दिया, ठीक। अब होता क्या है, ये तो जो इसमें जो गुणसूत्र है, ये जो जीन है, ये दो, ये काई कोशिकाओं में है और जनन कोशिकाओं में, यानी फूल के अंदर दोनों जीन का क्या होगा, असूत्री विभाजन होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो दो युग्मक बनेंगे टी और टी, दोनों एक जैसे, दोनों यानी कि अलग हो गए, दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। इसमें भी दोनों ये स्मॉल टी अलग हो जाती हैं दो। अब आप कहोगे सर यहाँ तो एक एक ही लिखा हुआ है। देखो वास्तव में दो दो बनते हैं, दो युग्मक बनते हैं, क्या कहेंगे, युग्मक कहेंगे। नर के अंदर नर युग्मक बनेंगे और मादा में मादा युग्मक, ठीक है। तो दोनों एक जैसे ही हैं और ये दोनों भी एक जैसे, स्मॉल टी, इसलिए अपन ने एक ही ले लिया। इस एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी दोनों को मिला देंगे तो यहां पर ये जो पौधा बनेगा ये संकर लंबा बनेगा। कैसा पौधा है ये, संकर लंबा। ये पौधा तो कैसा है, शुद्ध लंबा। ये पौधा कैसा है, शुद्ध लंबा, क्योंकि दोनों जीन प्रभावी हैं। ये पौधा संकर लंबा है क्योंकि इसके पास एक जीन प्रभावी है और दूसरा जीन अप्रभावी है, इसलिए इसको संकर लंबा कहेंगे। पौधा तो कैसा होगा, लंबा ही होगा, यानी कि पौधा लंबा ही है। बाहर से देखने पर तो ये भी लंबा ही दिखेगा और ये भी लंबा ही दिखेगा, लेकिन दोनों के जीन अलग अलग हैं। इस पौधे के पास जीन कैसे हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, जबकि इस पौधे के पास जीन कैसे हैं, दोनों कैपिटल टी, यानी कि जीन प्रारूप दोनों के अलग अलग है लेकिन लक्षण प्रारूप दोनों के एक जैसे हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये जो जनक है, ये दोनों क्या है, जनक है ना, पेरेंट, यानी पी मतलब पेरेंट्स है। इससे अपन ने एफ1पीडी प्राप्त कर ली, इनकी संतान ये पौधा प्राप्त कर लिया अपन ने, यानी कि इसके जब बीज लगेंगे, उस बीज को बोएंगे तो ये पौधा अपने पास आ गया, एफ1पीडी आ गई है, ठीक है। अब देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ये पढ़ रहे हैं कि जो बैक्रॉस है, संकर पूर्व संकरण दो प्रकार का है। यदि अपन एफ1पीडी का किसी भी, चाहे लंबा पौधा है चाहे बोना पौधा है, किसी भी जनक के साथ में क्रॉस करवाएं, किसका, एफ1पीडी का, तो वो बैक्रॉस कहलाएगा। और बैक्रॉस दो प्रकार का है, देखिएगा अभी पढ़ा आपने, संकर पूर्व संकरण, बैक्रॉस दो प्रकार का है, बाह्य संकरण, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूं कि जब एफ1पीडी का प्रभावी जनक के साथ में, ये कैसा है, प्रभावी, कैपिटल टी जो ना, जहां कैपिटल लेटर आएगा वो प्रभावी होगा। जब एफ1पीडी का प्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य संकरण। क्या कहते हैं उसको, ये रहा बाह्य संकरण। अब आपके समझ में आएगा, इस संकरण में एफ1पीडी के पादप कैसा था, अभी अपन ने पढ़ा था पीछे डायग्राम में, एफ1पीडी ऐसी है का संकरण अपने प्रभावी जनक, प्रभावी कैसा है, कैपिटल टी, देखिए ये रहा, ये तो एफ1पीडी और ये प्रभावी, इन दोनों की बात कर रहा है, यानी कि एफ1पीडी का प्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं तो उसे अपने बाह्य संकरण कहते हैं। एफ1पीडी के पादप का संकरण प्रभावी जनक इससे करवाते हैं, ठीक है। चलो करवा के देखते हैं।
ये रहा F1PD, है ना, F1PD कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये ले लिया अपने प्रभावी जनक कैपिटल टी वाला, इधर लिख दिया, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। मैंने क्या कहा था कि दोनों जीन अलग अलग हो जाएंगे, युग्मक बनेगा, तब कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया, इसके भी दोनों कैपिटल टी अलग हो जाएंगे, लेकिन दोनों जीन कैसे हैं, एक जैसे ही हैं, इसलिए हमने यहाँ एक जीन ले लिया। इन दोनों को मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, कैपिटल टी यहाँ लिख दिया और ये स्मॉल टी को यहाँ लिख दिया, और ये एक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। इस प्रकार से हमने एक टेबल बनाई। अब देखो इसके सामने ये जो है, इसके सामने क्या है, ये कॉलम जो इसमें यहां से ले लिया कैपिटल टी, ये ले लिया कैपिटल टी, दूसरा टी, यहां इसके सामने कैपिटल टी है, ये ले लिया, और दूसरा स्मॉल टी ये यहां से इसमें लिख दिया। यानी कि जिस बॉक्स के सामने आमने सामने देखो, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो ये जो आमने सामने होते हैं, यहां से यहां और यहां से यहां, इसमें से और इसमें से अपन लिख देंगे। लिखने का तरीका ये रहेगा, कैपिटल टी यानी कि प्रभावी जीन हमेशा पहले आएगा, ठीक है ना, कैपिटल टी पहले स्मॉल टी बाद में लिखा जाता है हमेशा, ये इसका रूल है, नियम है। अब देख के बताइएगा ये पौधा कैसा है, लंबा, क्योंकि दोनों जीन कैपिटल टी हैं। ये पौधा भी कैसा है, लंबा, क्योंकि एक जीन इसके साथ में टी कैपिटल टी वाला प्रभावी जीन है, दूसरा स्मॉल टी अप्रभावी है, इसके लक्षण प्रकट नहीं होंगे, स्मॉल टी वाले अप्रभावी के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। क्यों, जब तक प्रभावी जीन साथ में रहेगा ना तब तक प्रकट नहीं होंगे, जब दोनों टी स्मॉल टी हो जाएंगे ना तब तो दोनों पौधा बोना होगा, क्योंकि अप्रभावी दोनों साथ में हैं। अब देखो इसका लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप का अनुपात एग्जाम में पूछा जाता है। यहां दोनों पौधे कैसे हैं, बाहर से देखेंगे तो अपन लंबे पौधे हैं, ठीक है ना, तो 100% यानी कि 100% सारे पौधे लंबे हैं, दो पौधे थे दोनों ही लंबे हैं तो 100% लंबे। जीन प्ररूप में क्या है, एक पौधा तो कैपिटल टी वाला है, दूसरा पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, यानी कि 50% तो समीगुमजी लंबा और 50% विषमयुग्मजी यानी कि दोनों एक कैपिटल एक स्मॉल होता है उसे विषमयुग्मजी कहते हैं, और दोनों एक जैसे होते हैं उसे समयुग्मजी कहते हैं। तो 1:1 आ गया, एक पौधा कैसा है, यानी कि शुद्ध लंबा, ये शुद्ध लंबा, और ये पौधा संकर लंबा, ठीक है ना, एक पौधा शुद्ध लंबा और एक पौधा संकर लंबा है। अब देखिए अपन बात कर रहे थे बैक क्रॉस की, बैक क्रॉस का मतलब क्या था कि F1PD जो है उसका प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो उसे अपन बैक क्रॉस कहते हैं। तो बाह्य क्रॉस पढ़ लिया, प्रभावी के साथ में संकरण। दूसरा पढ़ेंगे अपन परीक्षण संकरण। परीक्षण में क्या करेंगे, पहले इस चित्र को देखते हैं दोबारा। F1PD का जब अप्रभावी जनक के साथ में, अप्रभावी कौन सा है, ये है, जब F1PD का अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं तो उसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। देखो समझते हैं, ये रहा टेस्ट क्रॉस, मिल गया। देखो क्या लिखा है इसमें, यदि F1PD है का संकरण अप्रभावी देखो कौन सा था अपना, स्मॉल टी जनक होना चाहिए ऊपर वाला, है ना, के साथ करवाते हैं तो इसे परीक्षण क्रॉस कहते हैं। अब देखो इसमें अपन देखिए यहां करवा रहे हैं, ये तो रहा F1PD, कहां से लिया अपन ने, ये ऊपर से लिया है, ये यहां से F1PD ये है ना, और ये अप्रभावी जनक ये लिया है, इसका क्रॉस करवा रहे हैं। ये दोनों मैं कहां लिख रहा हूं, इन दोनों को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये लिख दिया मैंने, है ना, ये F1PD और ये अप्रभावी जनक स्मॉल टी। ये कैसा है, विषमयुग्मजीय है क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल है। ये कैसा है, समयुग्मजीय है क्योंकि दोनों स्मॉल है। दोनों जीन एक जैसे होते हैं तो उससे एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, लेकिन यहाँ दोनों जीन अलग अलग हैं तो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक प्रभावी वाला अलग और अप्रभावी वाला अलग। इन दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया, इस कैपिटल टी को यहाँ लिख दिया और इस स्मॉल टी को यहाँ लिख दिया, है ना। एक अपन चेकर बोर्ड बनाएंगे, इसे बोलते हैं शतरंज पट विधि। ये शतरंज की तरह ना कॉलम बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, शतरंज पट विधि बोलते हैं इसको। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, ये दूसरा जो स्मॉल टी है इसको यहां लिखेंगे, ठीक है। ये जो प्रतीक चिन्ह है ये नर का है कि नर पुष्प, और ये प्रतीक चिन्ह किसका, मादा पुष्प का, यानी कि ये पुंकेसर को दिखा रहा है और ये स्त्री केसर को दिखा रहा है। ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, ठीक है। तो यहां देखो इसके सामने क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, यानी कि ये यहां से दोनों आगे और ये यहां से ले लिया, कैपिटल टी पहले लिख दिया। यहां पर ये पौधा कैसा होगा, लंबा, क्यों, क्योंकि ये प्रभावी जीन जो ना लंबाई वाला, ये अप्रभावी के लक्षणों को दबा देगा, बोने वाले लक्षण प्रकट नहीं होंगे, पौधा लंबा होगा। लेकिन यहां दोनों ही जीन कैसे हैं, अप्रभावी वाले, तो बोने वाले लक्षण प्रकट होंगे, पौधा बोना होगा। अब देखते हैं लक्षण प्ररूप, बाहर से देखें तो कैसा है, पौधा लंबा है और ये बोना है।
50% लंबे, 50% बोने। और अपन जीन देखें इसके, जीन देखो ऐसे पौधे कितने हैं, कैपिटल टी, देखिएगा ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी वाला एक 50% विषमयुग्मजी लंबे, 50% समयुग्मजी बोने। तो 50-50 यानी कि 1:1 और 1:1 ही लक्षण प्ररूप और 1:1 ही जीन प्ररूप आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, टेस्ट क्रॉस ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अपन पढ़ रहे थे परिभाषाएं, शब्दावली पढ़ रहे थे। तो देखिए ये यहां पर चल रहे थे अपन 13वें पॉइंट में, परीक्षण क्रॉस समझ में आ गया। वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण के वाले के साथ में करवाते हैं तो उसे परीक्षण क्रॉस कहते हैं। और संकर पूर्वज या पश्च संकरण किसे कहते हैं, F1PD का जनकों के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो उसे संकर पूर्वज कहते हैं। प्रभावी जनक के साथ में करवाते हैं तो बाह्य संकरण, अप्रभावी के साथ में करवाते हैं तो टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहलाता है ना, जो कि यहां दे रखा है अपन ने। चलिए अपन लास्ट में अब चल रहे हैं, युतक्रम संकरण किसे कहते हैं, युतक्रम। देखो अपन ने क्या लिया, कोई एक पौधा है, जैसे ये पौधा कैपिटल लंबा है और ये दूसरा पौधा ये बोना है, इनके मध्य क्रॉस करवाया, यानी कि इसके जो पुष्प है पुंकेसर, ये स्त्रीकेसर, ये पुंकेसर, ये दूसरा पौधा है, ये उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, ये पुष्प के अंदर ये स्त्रीकेसर, ये पुंकेसर। मान लीजिए मैंने पहले क्या किया, इस फूल के परागकण, जो लंबाई वाला जो पौधा है, लंबा पौधा, उसके परागकणों को इस पौधे के स्त्री केसर पे छिड़काव कर दिया, है ना, पर परागण करवा दिया। तो यहां पर क्या हुआ कि अपन ने इसके परागकणों को, यानी कि इसके तो कौन से भाग कामिल लिए, नर, यानी कि ये पौधा लंबाई वाला नर और इसका मादा वाला क्रॉस करवाया। परंतु अपन उल्टा कर दें कि इस पौधे के मैं नर जो है उनको कामिल लूं और इस पौधे के स्त्री केसर वाला भाग ये कामिल लूं, यानी कि इसके परागकणों को मैं इस पौधे के लंबाई वाले की स्त्री केसर पे डालूं इस बार, तो ये उल्टा हो गया, व्युत्क्रम हो गया। पहली वाली कंडीशन में तो क्या लिया था अपन ने, लंबाई वाला जो पौधा है, लंबाई वाला, इसके पुंकेसर के जो परागकण है उनका छिड़काव किया था स्त्री केसर पर। परंतु यहां मैं दूसरे वाले में उल्टा कर दूं, अगली कंडीशन में, कि जो बोना वाला जो पौधा है उसके परागकणों का छिड़काव कर दूं लंबाई वाले पौधे के स्त्री केसर के ऊपर, ठीक है, तो उसे कहते हैं युतक्रम संकरण। वह संकरण जिसमें ए पादप, कोई ए पौधा ले लिया, जैसे कैपिटल टी नर है और बी पौधा कैसा है, स्मॉल टी मादा जनक, है ना, प्रयुक्त करते हैं। परंतु दूसरे संकरण में यानी कि उल्टा कर दें, ए पौधा कैसे ले लिया, मादा वाला, देखो यहां क्या लिया था, ए नर वाला लिया था, अब ए मादा वाला ले लिया। बी क्या लिया था अपन ने, बी मादा लिया था, यहां बी पादप नर ले लिया, तो उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी यानी कि पेरेंट्स, माता पिता, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाते हैं अपन उसे जनक पीढ़ी कहते हैं। जैसे अपन ने कैपिटल टी है ना, इसका क्रॉस स्मॉल टी से करवाया तो ये जनक है, ठीक। F1PD, जनक पीढ़ी से जो पहली पीढ़ी प्राप्त होगी उसे F1PD कहेंगे, ठीक है, जनकों से संकरण से जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है। F2PD, F1PD के संकरण से, यानी कि इससे आगे जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे, F2PD, ठीक है। एक संकर अनुपात, यानी कि एक संकरण संकरण से जो अनुपात प्राप्त होता है उसे एक संकर अनुपात कहते हैं। और द्विसंकर अनुपात किसे कहते हैं, जब द्विसंकर संकरण करवाते हैं, यानी कि दो जोड़ी लक्षण है। एक संकर संकरण किसे कहते हैं, जब एक जोड़ी लक्षण लिए थे अपन ने, है ना, यानी कि लंबापन ले लिया, लंबा बोना, और दो जोड़ी ले लिया अपन ने, जैसे पौधा लंबा भी है और गोल बीज वाला है ना, कैपिटल आर, और पौधा कैसा है, बोना भी है और झुर्रीदार बीज वाला, स्मॉल आर, तो ये इसका जो अनुपात प्राप्त करेंगे अपन उसे कहेंगे द्विसंकर अनुपात, और एक जोड़ी लक्षण का अनुपात जो प्राप्त करते हैं संकरण से उसे एक संकर अनुपात कहते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में आज हमने जो इस पाठ में जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है, ठीक है, ये शब्दावली इनको समझा। जो परिभाषाएं हैं अक्सर एग्जाम के अंदर ये परिभाषाएं कई बार पूछी गई हैं और इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र का नियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।